दोस्तों आपको पता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है? इतने साल हो गए हमको ट्रेड करते हुए, लेकिन हमसे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आज की डेट में मार्क नहीं हो रहा है। हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दुनिया भर की उस पे लाइनें खींची रहती है, दुनिया भर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे बने रहते हैं। जहाँ पर भी बस प्राइस एक रेंज बनाते, वहाँ पर हम 2 लाइनें खींच देंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। अब इसमें गलती कुछ नहीं है, सही है, प्रोसेस सही है एकदम। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कौन-सा वाला काम करने वाला है। कौन-सा वाला जो सपोर्ट है, कौन-सा वाला रेजिस्टेंस है, वो एक्चुअल में वहाँ पे वर्क करेगा। क्योंकि क्या है कि आप रेंज तो बना देते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दोगे, लेकिन प्राइस वहाँ पर कभी जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, कभी आपको ट्रैप करेगा और उस बेसिस पे आपके जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं, वो आप ले लेते हो। और जो रियल वाले होते हैं, वहाँ पर आप हिम्मत नहीं होती आपकी ट्रेड करने की, क्योंकि आप पहले ही अपना लॉस करा बैठते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, आपको एकदम सिंपल तरीका बताएँगे, 3 स्टेप फॉर्मूला। क्या बताएँगे? 3 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा चार्ट पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो वर्क करना ही करना है, मतलब जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। 70 टू 80% जिसकी एक्यूरेसी है, वो वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे मार्क कर सकते हो, उसका 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊँगा। शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने का, वो है सबसे पहला, ऑलवेज चूज़ अ हायर टाइम फ्रेम। हमेशा आपको एक हायर टाइम फ्रेम चूज़ करना है, सबसे बेस्ट तरीका। आपको फ़िल्टर आउट करना है ना कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, कहाँ पर प्राइस का बहुत अच्छे से रिएक्शन आ सकता है, तो हमेशा एक बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना। बड़ा मतलब ये नहीं कि 1 हफ्ते का, 1 महीने का चार्ट खोल लो। बड़ा मतलब कि जो आप ट्रेड करते हो, जैसे मान के चलो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। हर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा, जैसे कि मान के चलो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारी डेली के बेसिस के हिसाब से। सुबह आपको एंट्री करना है, शाम को आपको एग्ज़िट करना है, या फिर आप स्कैल्पिंग करते हो, आपको पता है कि भाई आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हमारा जैसे ही मूव आएगा, हम यहाँ से निकल जाएँगे प्रॉफ़िट लेके। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आप मिनिमम 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते होगे। अब 5 मिनट में और 3 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सबसे बड़ा खतरनाक काम है अपना। क्योंकि 3 मिनट का कौन-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा? बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उसी चक्कर में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। समझ में आई? तो अगर आप 5 मिनट और 3 मिनट मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा-सा इसका बड़ा, मतलब मिनिमम इसका 3 गुना बड़ा टाइम फ्रेम। मैं आपको स्टेप बताता हूँ, 3 स्टेप फॉर्मूला है ना, 3 गुना बड़ा टाइम फ्रेम बस ले लो। जैसे मान के चलो 5 मिनट पे आप काम कर रहे हो, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप 15 मिनट में देख लो भाई। 15 मिनट में देख लो, और ज़्यादा सेफ जाना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। मतलब कि मिनिमम 3 से 5 गुना ज़्यादा आपका टाइम फ्रेम होगा ना, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। आप देख लेना कि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे ना, वहाँ पर प्राइस एक्चुअल में वहाँ पर रिएक्शन दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसा 3 मिनट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस तोड़-ताड़ के ऊपर-नीचे चला जाता है ना, 15 मिनट में जाने में ना उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम है, मतलब कि एक्चुअल में जो बड़ी पिक्चर है ना, उसको वो फॉलो कर रहा होगा। समझ में आई? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑलवेज चूज़ अ हायर टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे कोई भाई-बंधु अपने स्विंग ट्रेडिंग भी करते होंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग आपको पता है कि कितने दिन की होती है? ये होती है मान के चलो अपनी 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, ठीक है? तो इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं। नॉर्मली ये देखते हैं 1 दिन का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, 1 घंटे का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, 1 आवर का देखो, बहुत अच्छा है। मतलब कि उसके लिए है कि जो आप 3 से 4 दिन, 5 दिन की अगर आप ट्रेड ले रहे हो, नहीं तो 1 डे का तो फिर बेस्ट है ही। सबसे अच्छा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ में आई? तो ये क्या करना है आपको, टाइम फ्रेम के हिसाब से खेलना है इसको। अब देख लेना, आप 1 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, 3 मिनट में बनाना, 5 मिनट में बनाना, वो इतने ईज़िली और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ करना, 15 मिनट का चूज़ करना, 1 घंटे का चूज़ करना, मज़ा आ जाएगा। क्लैरिटी दिख जाएगी आपको चार्ट पे पूरी, समझ में आई? और इसके ऊपर ना मेरी एक स्ट्रैटेजी तो नहीं कह सकते, वीडियो बेस्ड है हमारी, जिसका वीडियो का टाइम है मास्टर 1 आवर टाइम फ्रेम। ये चैनल पे डली हुई है, इसको देखना, मज़ा आ जाएगा। बहुत अमेज़िंग वीडियो बनाई है टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 घंटे का जो कैंडल होती है ना 1 घंटे का,
उसको बहुत अच्छे से समझाया गया, उसको भी ज़रूर चेकआउट करना आप। समझ में आई? तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ, क्या? ऑलवेज़ चूज़ अ हायर टाइम फ्रेम, उसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है टेस्टेड वर्सेस अनटच्ड। समझ में आई? टेस्टेड वर्सेस अनटच्ड मतलब क्या है कि टेस्टेड मतलब कि बहुत बार प्राइस वहां पर आ चुका है। जैसे मान के चलो कि प्राइस हमारा यहाँ गया, इधर गया, ये मतलब कि अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस हमारा बहुत बार आ चुका है यहाँ पर। इसको कहते हैं हम टेस्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कौन से? टेस्टेड। यहाँ पर प्राइस बहुत बार आके टेस्ट करके चला गया है, मतलब कि यहाँ की लिक्विडिटी वो लेके जा चुका है ऑलरेडी। तो जितने भी टेस्टेड वाले हैं ना, इनकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी वहां पे लिक्विडिटी ले चुका है। और जितने भी बायर और सेलर होंगे जो यहाँ से नीचे पुश कर रहे हैं प्राइस को, उनके पास भी ये माना जाता है कि चाहे भले ही चाहे जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हो, लिमिटेड पैसा है सबके पास लिमिटेड पैसा है। तो एक ना एक दिन क्या होगा कि उनका जो भी पैसा है, जो भी प्रेशर है, वो खत्म हो जाएगा। अगर दूसरी साइड से प्रेशर कंटिन्यू रहा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस हमारा इस तरीके से रेंज में चल रहा है, अब यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे आपको साइन देखने को मिलेंगे कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। मतलब कि जो बायर्स हैं ना, उनका प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, और आप देखोगे धीरे धीरे वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके प्राइस हमारा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे जितनी भी जो बायर थे, जो रोक रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ आपको पहले ही कम दिख जाएगी। मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी लिक्विडिटी टेकन या फिर टेस्टेड हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है? वहीं दूसरी तरफ है हमारा अनटच्ड। अनटच्ड मतलब कि अभी वहां पर प्राइस पहुंचा नहीं है, या पहुंचा भी है तो एक आध बार ही प्राइस आया होगा। जैसे कि समझने की कोशिश करो, प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ये उसने एक स्विंग बनाया, अभी प्राइस एकदम मिडिल में है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको पता है कि लिक्विडिटी का आपने लेक्चर लिया होगा मेरा, उसमें मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट होते हैं, स्विंग पॉइंट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी के पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हो गए। अब जैसे यहाँ से प्राइस एकदम से नीचे आया वी शेप में, ठीक है, वी शेप मैंने बताया था ना कि जब भी प्राइस हमारा वी शेप में ऊपर या वी शेप में नीचे आ रहा है, तो समझ लो कि वहां पे रियल में बायर और सेलर एक्टिवेट हुआ है। अब जैसे कि ये वी शेप में प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो हमको पता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गया बहुत ज्यादा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी का पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस टॉप पे होंगे, इस हाई पे होंगे। वहीं दूसरी तरफ नीचे आप देखोगे तो नीचे बायर्स का वी शेप बन रहा है, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस वाले पॉइंट पे होंगे। तो ये जो ए और बी पॉइंट है, इसको मैं ए और बी पॉइंट बना देता हूँ। जैसे ये हो जाएगा ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट वैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं। अब जब दोबारा प्राइस यहाँ पर रीविजिट करेगा, दोबारा प्राइस यहाँ पर रीविजिट करेगा, तो हमको क्या मिलेगा? वहां पे रिएक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब कि हम पहले ही पता कर पाएंगे कि यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये अभी हमारा अनटच्ड है। यहाँ से हमको बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि जब तक वो अनटच्ड रहेगा तब तक वो हमारे लिए हाई क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। और एक बार वहां से हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो हम नीचे की तरफ बहुत अच्छी, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ बहुत अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो मतलब एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एक्यूरेसी। हमको क्या करना है? अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा कि नहीं करेगा। एक झलक में अगर आपको देखना है, कोई आपसे बोले कि प्राइस देखो इस तरीके से चल रहा है, क्या ये यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकता है, तो आप उसको बोल सको कि भाई साहब हाँ, ये बना सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो अनटच्ड है। प्राइस एक बार उस लिक्विडिटी को लेने जरूर आएगा बिफोर कंटिन्यू इट्स ओरिजिनल पाथ। जैसे ओरिजिनल पाथ उसका नीचे का है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी यहीं पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम है, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो कि बड़े टाइम फ्रेम में प्रेशर नीचे की साइड है, समझना, प्रेशर नीचे की साइड है बड़े टाइम फ्रेम में। आपने देखा एक दिन का, एक 4 घंटे का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपने देखा, तो नीचे की तरफ प्रेशर दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो अब क्या है ना कि प्राइस आपका अगर रेंज बना रहा है और आपने देखा कि नीचे की तरफ प्रेशर है, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि प्राइस हमारा ऊपर की लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा, जो कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हैं इस पॉइंट पे। इधर की एक बार लिक्विडिटी ले लेगा, यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर देगा, फेक ब्रेकआउट दे देगा, उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू करेगा। तो इस पॉइंट पे आप अलर्ट रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ,
यहाँ पर प्राइस लोगों को चकमा देने आ रहा है, ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस है ना, उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशन अपनी ऑर्डर फिल कर रहे हैं, उसके बाद प्राइस हमारा नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आई? तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आप साथ में करोगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जितनी भी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ना, इसके आप स्क्रीनशॉट्स खींच सकते हो, क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ और वो नोट्स तो बनाए नहीं है, आप सिंपल स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है अपनी, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले 2 पॉइंट हमने समझ लिए। पहला पॉइंट क्या था? ऑलवेज चूज़ अ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम को प्राइस हमेशा फ़ेवर करेगा ही करेगा, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर है। उसको मिला के छोटे टाइम फ्रेम बन रहे हैं, तो बड़े में जो काम चल रहा है, वो छोटे में काम करेगा। दूसरा, टेस्टेड वर्सेस अनटच्ड वाला हमने देख लिया कि अगर ज़्यादा बार टेस्टेड हो गया तो उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है ना, वो है हमारा रिएक्शन आफ्टर रीचिंग द लेवल। मतलब जब वो प्राइस उस लेवल पे पहुँच जाए ना, तो उसका रिएक्शन कैसा है? 2 तरीके के रिएक्शन आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे रिएक्शन आपको बताऊँगा, ठीक है? एक काम करता हूँ, 3 तरीके के बता देता हूँ। जब भी प्राइस हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो 3 तरीके से वहाँ पर काम करने की कोशिश करेगा। सबसे पहला तरीका, जब उस लेवल पे गया, तो वो वहाँ पे रिजेक्शन देने की कोशिश करेगा, ठीक है? प्राइस वहाँ पे रिएक्शन दे मतलब रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपको कैंडलस्टिक की विक्स से। अगर वहाँ पे प्राइस पहुँच रहा है और कैंडल में अगर विक आना स्टार्ट हो गई हैं, कैंडल बहुत छोटे-छोटे साइज़ेज़ की हो गई हैं और उसमें इस तरीके से विक आना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि ये है और यहाँ पर इस तरीके से ये विक बन रही है, ठीक है? ऊपर-नीचे विक बन रही है, तो आप समझ जाओगे दोनों तरफ से प्रेशर डल रहा है। बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और दूसरा, कि वहाँ पर अगर एक्चुअल में प्राइस ब्रेकआउट करे, प्राइस एक्चुअल में वहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा, तो वहाँ पे जो प्राइस है, वो स्ट्रांगली बिहेव करेगा, ठीक है? स्ट्रांगली बिहेव करेगा। पहली बात तो, जब प्राइस हमारा इस लेवल पे पहुँचेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, तो पहली बात तो विक पे नोटिस करो। अगर विक नहीं है और स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर रहा है, तब फिर हम ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पे जाएँगे कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, वो अलग सिनेरियो हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें चार्ट पे आपको समझाऊँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी खाली ये समझो, रिएक्शन देखो जब उस प्राइस उस लेवल पे पहुँच रहा है, भले ही वो छोटे टाइम फ्रेम पे पहुँच रहा है या बड़े टाइम फ्रेम पे पहुँच रहा है। प्राइस अगर विक्स बना रहा है, ऊपर से रिजेक्शन उसको मिल रही है, तो वो थोड़ा हाई एक्यूरेसी वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर वो सस्टेन कर रही है, प्राइस उसके नीचे नहीं जा पा रहा है, वहाँ से अगर थोड़ा-सा रीटेस्ट लेने आ रहा है और फिर वहाँ से दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा है, तो वो एक रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। और तीसरा रिएक्शन ये है कि अगर वो प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो गया है, सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस के पास प्राइस गया, अब वापस कैसे लौट रहा है वो देखना है। मतलब कि कितनी स्पीड से वो वापस लौट रहा है, दोबारा उस रेंज के अंदर किस स्पीड से आ रहा है, स्पीड रिटर्न की, प्राइस रिटर्न होने की स्पीड कैसी है, और स्पीड कैसे पता चलती है हमको? डिस्प्लेसमेंट से। स्पीड कैसे पता चलती है? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब कि एकदम से बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आए, जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इस तरीके से प्राइस हमारा यहाँ गया, मान के चलो यहाँ पर पहुंचा, एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई जरा सी, और उसके बाद अगर बहुत बड़ी सी एक रेड कैंडल बना के ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो समझ लो कि इसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ये सबूत है इस बात का कि भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांगली काम कर गया है। समझ में आई? एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को ना आपको चार्ट पे दिखाते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, उसके बेसिस पे आप ये एक रेंज मार्क कर सकते थे कि भैया ये प्राइस हमारा इस रेंज में चल रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो रेंज है, ये काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो कैसे आपको पता करे कि स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं है? देखो, इसके बाद प्राइस हमारा यहाँ पर चल रहा है करंटली। तो सिंपल क्या करना, 15 मिनट का चार्ट लगा देना, मिनिमम 3 गुना टाइम फ्रेम का, या फिर आधे घंटे का लगा देना। जैसे कि यहाँ पर हम दोनों टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। 15 मिनट का हमने चेक किया, ये देखो 15 मिनट लगाया हमने। 15 मिनट में चार्ट में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आना स्टार्ट हुई, ठीक है? चार्ट में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आना स्टार्ट हुई, ठीक है? ये है। और देखते हैं थोड़ा-सा ज़ूम करके, तो अभी यहाँ पे तो कुछ अलग ही प्राइस एक्शन चल रहा है बीटीसी में, ठीक है?
एक काम करते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट में देखोगे तो ये दिख रहा है आपको इतना सा। 15 मिनट को पहले क्लियर कर लेते हैं। प्राइस ने ये एक रेंज बनाई इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ एंड ये नीचे की तरफ एक रेंज बनाई। ठीक है, बन गई रेंज। अब क्या दिखा है यहाँ पे आपको, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। नॉर्मली इतने स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिलते नहीं है। ब्रेकआउट देख रहे हो, स्ट्रांग ब्रेकआउट है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गया। इस तरीके के जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, इसको नॉर्मली नो ट्रेड ब्रेकआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? नो ट्रेड ब्रेकआउट। क्योंकि ये ब्रेकआउट पता क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट ना आपको फोमो में डालते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो नॉर्मली लोगों की आदत क्या है कि जब ब्रेकआउट होता है उस कैंडल में तो नॉर्मली लोग एंटर करते नहीं है। जो भी समझदार लोग होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं वो कर लेते हैं, कभी कभी इस तरीके से पैसा भी बना लेते हैं। जो समझदार आदमी है ना, वो क्या करेगा, पहले ब्रेकआउट हो जाने देगा, फिर प्राइस को रीटेस्ट का वेट करेगा और उसके बाद जब दोबारा प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो सही स्ट्रेटजी ब्रेकआउट की ये होती है। लेकिन क्या है ना कि जब वो देखता है ना कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा, जाता ही जा रहा, जाता ही जा रहा, तो फिर उसको लगने लगता है डर। उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पर जो भी मूव है ना उसको छोड़ दूंगा, मिस कर दूंगा। तो इस पॉइंट पे वो दोबारा एंट्री करेगा बाय साइड की, और जैसे ही वो एंट्री करेगा उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ये होता है, समझ में आई? इसीलिए ये वाले जो ब्रेकआउट है ना, इसको मैं कहता हूं अपनी भाषा में नो ट्रेडेबल ब्रेकआउट। ऐसे ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है, भले ही चाहे वो जितना ऊपर चला जाए। क्योंकि एक ना एक दिन तो ये नीचे आएगा ही, और जैसे ही वो नीचे आया, आपने इस पॉइंट पे भी एंट्री करी, तो यार कितना स्टॉप लॉस रख लोगे आप? 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख लोगे? तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने के, लॉस होने के चांस ज्यादा है। ब्रेकआउट कौन से वाले अच्छे होते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल हुई, और पहली बात तो इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल का वेट नहीं करना, छोटी छोटी अगर ब्रेकआउट कैंडल हुई और प्राइस हमारा रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करे और फिर दोबारा ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जाए, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज ना करे। समझ में आई? ये चीज है। तो ये वाला जो सिनेरियो हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। बहुत कम लोग इस सिनेरियो पे पैसा बना पाए होंगे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर घुसे होंगे, जो गैम्बलर लोग होते हैं, उनका आज दिन यहाँ पर चल गया है, बस ये समझ लो। ठीक है, चलो। हम क्या समझ रहे थे कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको देखना है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको देखना है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होगे आप। इस पॉइंट पे देखो, जैसे ही आपने ये मार्क किया, तो सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, ये एक अनटच्ड हो गया। पहले दोबारा प्राइस यहाँ पर नहीं आया था, एक बार यहाँ पर आया, तो और प्राइस ने क्या दिया, ऊपर से रिजेक्शन भी दिया। ये जो कैंडल है इसको हम रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। ये जो कैंडल है इसको हम रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखो, ये जो कैंडल है ना, इसको कहते हैं रिजेक्शन कैंडल। इसकी विक पे आप थोड़ा सा गौर करो। जब प्राइस इस रेंज में जा रहा है और ऊपर से उसको यहाँ से विक मिली, मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्शन कैंडल के नीचे प्राइस चलना स्टार्ट करे, यहाँ पर एक एंट्री बनती है एंड ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। नॉर्मली ये इस टाइप के जो हमारे बनते हैं ट्रेड, उसमें नॉर्मली प्राइस एकदम नीचे तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सपोर्ट एरिया तक जाने की कोशिश करता है, सपोर्ट एरिया तक जाने की यहाँ पर कोशिश करता है। लेकिन इस केस में आप देख रहे होगे प्राइस यहाँ तक गया नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसका भी एक तरीका है, क्योंकि आपके हिसाब से तो प्राइस चलेगा नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या है कि आप देखोगे, जब भी फर्स्ट टाइम ये होता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, मुझे लग रहा है कोई न्यूज इवेंट वाली चीज है। जो ये जो चीज हुई है ना, इतनी बड़ी जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है और ये प्राइस जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इवेंट वगैरह है आज। शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा इवेंट है, किस न्यूज की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली आप देखोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब प्राइस रिजेक्ट करता है तो नॉर्मली हम सपोर्ट के पास तक का टारगेट रखते हैं। नहीं तो इस केस के सिनेरियो में क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में चलना स्टार्ट करे, प्रॉफिट में चलना स्टार्ट करे, तो आप एक काम कर सकते हो कि वहां पर अपना जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो। जैसे मान के चलो कि मैंने 105 पे एंट्री करी, 100 रुपए पे स्टॉप लॉस रखा, और प्राइस जैसे ही मेरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, 110 115 पहुंच गया, तो मैं हाल के हाल अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा, ताकि अगर दोबारा प्राइस किसी भी न्यूज या फिर किसी भी रीजन की वजह से लौट के आए तो मेरा लॉस ना हो। समझ में आई? ये कर सकते हैं।
इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ कि मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता हूँ और वहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ कि वो कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज किया है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये था हमारा पॉइंट 1 घंटे के हिसाब से। दिस इज आवर पॉइंट। यहां तक प्राइस हमारा गया था और यहां से फिर नीचे आके दिखा, वी शेप में ही दिख रहा है, एक तरीके से वी शेप में ही है, पुल बैक के साथ एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे जा रहा है, अच्छी बात है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस बन सकता है, पोटेंशियल एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे, एक रेंज खींच देंगे, सिंपल सी चीज। यहाँ पर हल्का सा रेंज या फिर एक जोन यहाँ पर बना देंगे और एक जोन को हम कलर्ड कर देंगे, थोड़ा सा रेड कर देते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंड ब्रॉडर कर देते हैं इसका हम ब्लैक। ओके, अब इस कुछ कुछ नहीं करना आपको, इसको आगे एक्सटेंड कर देना है, इसको आगे एक्सटेंड कर देना है। प्राइस इस रेंज के पास जब दोबारा आएगा, ये मैं क्या बोला आपको, स्विंग के लिए अच्छा है। बड़ा टाइम फ्रेम जितना यूज करोगे वो आपके स्विंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये देखो, प्राइस जब इस रेंज के पास दोबारा आया, एक सेकेंड, यस, तब हमको उसका रिएक्शन देखना है, उसमें कैसा वो रिएक्शन दे रहा है। ये देखो, यहां पर दोबारा प्राइस आया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां से प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगा देना। ये हमने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। अब दोबारा उस पॉइंट पे हम जाने की कोशिश करेंगे, दोबारा उस पॉइंट पे हम जाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, अब वहां पर वही वाली सिनेरियोस आप अपना लो। कौन से सिनेरियो, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में भी समझाया था कि प्राइस लौटना चाहिए स्पीड से, लौटना चाहिए स्पीड से, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ लौटे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्राइस इस रेंज के पास पहुंचा, टच नहीं किया इस रेंज को, वो बात अलग है, लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड में ये लौटने लगा। तो क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे अपना एक एसएल रख के यहाँ पर एक एंट्री आप प्लान कर सकते हो। ये इतना स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे प्राइस हमारा मिनिमम जो एक स्विंग पॉइंट होगा वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो, जो कि आप देख रहे होगे ये वाला पॉइंट हुआ है, क्योंकि यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए थे। मैंने क्या बोला, वी शेप, हमेशा वी शेप आपको ध्यान रखना है। प्राइस यहां से वी शेप में ऊपर गया, मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स हमारे एक्टिवेट होंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आप देखोगे वहां पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट, और ये चीज याद रख लो, बहुत आपके हेल्प करेगी, वी शेप और डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो कैंडल है ना ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो बड़ी कैंडल एकदम से बनती है ना किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया के पास, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये दिखाता है हमारा स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन का रियल इंटेंट, मतलब कि रियल में उनकी यहाँ पर पोजीशन लगी है, मार्केट ऑर्डर उन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया। जब दोबारा यहाँ पर प्राइस आएगा तो आप देख रहे होगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी काम करेगा। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक का भी टारगेट रख सकते हो। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। जितने भी लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, मेरी वीडियो डली है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, विक टू विक हम मार्क करते हैं। ठीक है, इसको आप आगे एक्सटेंड करो और यहां तक का आप एक टारगेट रख सकते हो प्राइस का। समझ में आई? ये देखो, प्राइस एग्जैक्टली इसी पॉइंट तक आया और यहां से फिर से रिजेक्शन देने लगा, फिर से रिजेक्शन देने लगा। ठीक है, रिजेक्शन देगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, प्राइस फिर ऊपर जाएगा। समझ में आई? यही चीज है, इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। ये जो फिनोमिना है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। आप कह रहे होगे कि यार प्राइस इस रेंज तक क्यों नहीं गया, रेंज तक नहीं गया, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1 घंटे में देखोगे ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी
कि हमने तो ये पढ़ा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक प्राइस हमेशा टच करता है। क्या करता है? टच करता है। लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पर एक पॉइंट और आपको दिखाई दे रहा है ना चार्ट पे, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। 1 घंटे में आप देख रहे होगे यहाँ पर भी एक वी शेप में प्राइस नीचे जा रहा है। इस तरीके से वी शेप में भी जा रहा है ना, तो मतलब सेलर यहाँ पर भी एक्टिवेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाले सेलर प्रेशर लगाएँ, ये वाले सेलर भी तो प्रेशर लगाएँगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ऐसा छोटा-मोटा टाइम फ्रेम नहीं है कि 5 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे, यहाँ से भी प्रेशर लगा होगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वाले रेंज से प्राइस हमारा गया है। इस वाले रेंज से प्राइस हमारा गया है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, ठीक है? अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए एक बहुत अच्छी और डेफिनिट वीडियो बड़ी-सी, तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है? इसको आगे एक्सटेंड करो। लो भाई साहब, ये हो गया हमारा। समझ में आई? मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस का ज़ोन बन चुका है। आप देख रहे होगे ना, ऊपर से रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस, मतलब कि इस एरिया में दबा के सेलर्स एक्टिवेट हैं। तो हमको तो बस साइन चाहिए कि वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन मिले और स्पीड में प्राइस चलना स्टार्ट करे, तो वहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। समझ में आई? ये देखो, ऊपर से रिजेक्शन मिला, नीचे स्पीड से जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, एंटर करी, अपना काम हो गया। ओके? तो ये तो पहले वैसे भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला? स्विंग ट्रेडिंग आपकी इस तरीके से आप अच्छी तरह कर सकते हो। इंट्राडे में छोटा टाइम फ्रेम लगाना, सिनेरियो वही रहेंगे सारे के सारे। ओके? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है, काम करेगा ही करेगा। हाई एक्यूरेसी वाले आपको देखने को मिल जाएँगे। सबसे पहली चीज़ फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम लगाना, ऐसा पॉइंट जहाँ से वी शेप में प्राइस रिकवर किया हो, जो कि जैसे इस केस में दिख रहा है, प्राइस आया, वी शेप में रिकवर किया। और वी शेप और दूसरे शेप में क्या फ़र्क है? दूसरा शेप ये वाला है, देखो, प्राइस ऐसे गया, अब ऐसे, ऐसे, ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर करके जा रहा है। तो जब धीरे-धीरे ऊपर करके जा रहा है ना, तो उसमें बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं। कैंडल की साइज़ेज़ छोटी-छोटी देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो आपकी वहाँ पे ट्रेड ना फेल होंगी। समझ में आई? और यहाँ पर आप देखो, प्राइस आया नीचे और सट्ट सीना ऊपर गया, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर सिंपल आप एक काम कर सकते हो, रेंज बनाई और इसको आगे एक्सटेंड कर दो। बस, सिंपल आपका काम। रेंज पे प्राइस आएगा, ये देखो, एग्जैक्ट रेंज पे प्राइस आया और डिस्प्लेसमेंट के साथ चलना स्टार्ट कर दे। देखो, वही एग्जांपल मैं कितने आपको बताऊं, वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3 कंडीशन बताई है। ये देखो, प्राइस आया, इस रेंज पे टैप किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर चलना स्टार्ट किया। अब आप कह रहे होगे यार, ये तो 1 कैंडल 2 कैंडल है, तो भैया ब्लेंडिंग भी तो है, कैंडल को ब्लेंड भी तो करना है। इन 2 कैंडल को ब्लेंड कर लो, तो बड़ी सी एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन गई। या तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, या फिर इस विक के नीचे स्टॉप लॉस रखो, बस हो गया काम आपका। समझ में आई? तो इस तरीके से आपको काम करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में लगाने से अच्छा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओ। कम ट्रेड्स मिलेंगी, रोज-रोज ट्रेड्स नहीं मिलेंगी, लेकिन अच्छी ट्रेड मिलेंगी। बड़ा पैसा वहाँ पे आप कमा सकते हो, हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो। ये ना स्टॉक्स में बहुत अच्छे से काम करेगा। जो इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग करते हैं ना स्टॉक्स में, और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएँगे। बहुत सारे स्टॉक्स में कर सकते हैं, बहुत सारी फ्यूचर्स वगैरह कर सकते हैं। ऑप्शंस नहीं कर पाओगे, ऑप्शंस भी कर लोगे वैसे तो, स्टॉक्स में हो जाएँगे, लेकिन लिक्विडिटी उसमें इश्यू आ जाता है। इंडेक्स अपने पास एक ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बाकी तो है नहीं है। तो बाकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइप का जो आज मैंने बताया, ये आप इंट्राडे स्टॉक्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी थोड़ा-सा ऑफर उसमें चल रहा है, वैसे तो उसका ₹500 रेट है, तो ₹400 में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।